नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। विलियन कन्वेंशन सेंटर में चल रहे 2 दिवसीय 7वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज समापन हो गया। इस समिट में दुनिया भर से करीब 84 देशों के 431 इन्वेस्टर शामिल हुए। समिट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, कृषि से लेकर शिक्षा और स्किल विकास तक मध्य प्रदेश अजब गजब और सजग भी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अग्रणी रूप में देखता है, जिस पर विश्व बैंक का कहना है कि भारत कई अन्य देशों की तुलना में विपरीत वैश्विक परिस्थितियों से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। साथ ही पीएम ने संबोधन में कहा कि भारत इस साल G20 समूह में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा और भारत अगले 4-5 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यह केवल भारत का दशक ही नहीं बल्कि भारत की सदी है। जबकि सेशन में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि 2026-27 तक मध्य प्रदेश की इकोनॉमी 41 लाख करोड़ हो जाएगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 19 समानांतर सत्र रखे गए, जहां निवेश से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन इंडिया, इजराइल, USA और UAE समूह साझा निवेश जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात हुई। वहीं आखिरी सत्र में 3 साल में भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन में मध्य प्रदेश कैसे योगदान करेगा, इस विषय पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में शिक्षा, कौशल विकास के क्षेत्र में निवेश करने वाले निवेशकों से भी खास तौर पर बात की गई। बहरहाल अर्थव्यवस्था से निपटने और प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आयोजित समिट में देश विदेश के कई नामचीन उद्योगपति शामिल हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज को प्रदेश में निवेश के लिए आश्वस्त किया। अब देखना लाजमी होगा कि आने वाले समय में प्रदेश में कितना निवेश आता है और प्रदेश में रोजगार के किस तरह से अवसर बनते हैं। तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार की संभावनाओं को सरकार बनाने के लिए शिवराज सरकार द्वारा बुलाई गई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया। कार्यक्रम का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ हुआ, जिसमें पीएम ने मध्य प्रदेश को अजब गजब और सजग बताया। समिट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्योगपतियों से 1-to-1 भेंट की। TCS के चेयरमैन N चंद्रशेखर, आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला, रिलायंस समूह के निखिल R मेशवानी समेत देश से आए उद्योगपतियों ने प्रदेश को निवेश के तौर पर बेहतर बताया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निवेश के लिए आश्वस्त किया है। 2 दिन चली इन्वेस्टर समिट में अलग अलग निवेशकों द्वारा कुल 15,542 करोड़ से भी अधिक के निवेश का प्रस्ताव आया, राज्य सरकार को दिया गया। इसमें 29,000 लाख के लगभग युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उसके लिए देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार की संभावनाओं को साकार बनाने शिवराज सरकार द्वारा बुलाई गई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया। आखिरी सत्र में 3 साल में भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन में मध्य प्रदेश की योगदान विषय पर चर्चा की गई। सेशन में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि 2026-27 तक प्रदेश की इकोनॉमी 41 लाख करोड़ रुपए होगी। वहीं समिट के पहले दिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश प्रस्तावों की झड़ी लग गई। विभिन्न उद्योग समूहों ने निवेश प्रस्तावों की घोषणा भी मंच से की और कहा कि प्रदेश के विकास की रफ्तार सरपट है और उनके निवेश के लिए यहाँ अपार संभावनाएं हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ हुआ। समिट में शामिल सभी उद्योगपतियों का प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश आस्था और अध्यात्म से लेकर पर्यटन, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन में अजब है, गजब है और सजग भी है। मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट के लिए आप सभी इन्वेस्टर्स का
उद्यमियों का बहुत बहुत स्वागत है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। कार्यक्रम में पहुंची नामचीन हस्तियों ने प्रदेश की खूबियों और सरकार के प्रयासों के बारे में अपने अनुभव साझा किए। टीसीएस के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा कि मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। इसकी 62% आबादी कामकाजी है। प्रदेश तेजी से शहरीकरण के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में यहां अपार संभावनाएं दिख रही हैं। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला ने कहा, मध्य प्रदेश फ्यूचर के लिए रेडी है। यहाँ 3 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है, 5000 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। प्रदेश मुंबई और दिल्ली कॉरिडोर की तरह नए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। इसके अलावा रिलायंस समूह के निखिल आर मेसवानी ने बताया कि दिसंबर 2023 तक प्रदेश की सभी तहसीलों में 5G की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। राज्य में अब तक 22,500 करोड़ का निवेश हो चुका है और 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आने वाले समय में किया जाएगा। समिट के दूसरे दिन मुख्यमंत्री से एशियन पेंट्स के ग्रुप हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स अमित सिंह ने मुलाकात की और प्रदेश में निवेश संबंधी चर्चा की। इसके साथ ही ईपीसी समूह के चेयरमैन अरुण गरुड़िया, रैक बैंक के सीईओ नरेंद्र सेन, ओरिजिन ऑयल्स के निदेशक आनंद अय्यर ने मुलाकात कर निवेश के बारे में चर्चा की। नॉर्वे के एम्बेसडर हेंस जैकब फाइडेलुड, ओसवाल ग्रुप के डायरेक्टर सौरभ गुप्ता समेत कई नामचीन उद्योगपतियों ने मुलाकात की और निवेश को लेकर चर्चा की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में संबोधन देते हुए शिवराज ने कहा कि ये विदाई की बेला है। जिसने निवेश के प्रस्ताव दिए हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हमने आपको प्रेम के बंधन में बांधा है। ऐसा लगा इंदौर में पूरी दुनिया उतर आई और इंदौर में सब एक हो गया। विदाई की बेला में एक बार फिर स्वागत। लेकिन विदाई का मतलब परमानेंट विदाई नहीं है। जिनने इंटेंशन ऑफ इन्वेस्ट दिए हैं उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, और जिनने नहीं दिया उनके भी पकड़ेंगे हम। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि या तो उंगली पकड़ता नहीं है और पकड़ ली तो फिर आसानी से छोड़ता नहीं है। हमने आपको प्रेम के बंधन में बांधा है। स्नेह, प्रेम, आत्मीयता। इंदौर में ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया उतर आई हो, सारी दुनिया सिमट गई हो। समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार ग्रोथ कर रहा है। सरकार हर क्षेत्र में उद्योग के अनुकूल माहौल तैयार कर रही है। लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। भारत आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आने वाले समय में भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। Under our Prime Minister, India has emerged over the last 8 years from being the 11th largest economy in the world to today, in 2023, the 5th largest economy in the world. And let me commit that under his leadership, in 2030, India will become the 3rd largest economy in the world. सेशन में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि 2026-27 तक मध्य प्रदेश की इकोनॉमी 41 लाख करोड़ हो जाएगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 19 समानांतर सत्र रखे गए थे, जहां निवेश से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूए समूह साझा निवेश जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात हुई। आखिरी सत्र में 3 साल में भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन में मध्य प्रदेश कैसे योगदान करेगा, इस विषय पर भी चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने का हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो से हैं बीजेपी के प्रोफेशनल सेल के प्रदेश संयोजक विकास पोंद्रिया जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्र जी हैं, हमारे साथ अरसा से अभिषेक मोदी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सुलेरे जी हैं और इंदौर कन्वेंशन सेंटर से जुड़ी हैं हमारे एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक। मुक्ता जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही? मुक्ता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही है। जी। मुक्ता जी, आप पिछले 5 दिनों से प्रवासी भारतीय सम्मेलन से लेकर इन्वेस्टर मीट जो हुई, उद्योगपति आए, इन सब का आपने पूरी तरह से बहुत गहराई से देखा, नजदीक से देखा। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह का माहौल था। देखिए, एमओयू होते हैं, निवेश की बात आती है, लेकिन जो उद्योगपति आए थे उनसे भी आपने कईयों से बात की है। क्या वो लग रहा है आपको कि धरातल में जो उन्होंने निवेश करने का प्रस्ताव दिया है वो धरातल पे उतारेंगे? जी, बहुत सही आपने पूछा है, क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है जब इस तरह के समिट होते हैं। और मध्य प्रदेश में ये 6वां ग्लोबल इन्वेस्टर मीट है, इससे पहले भी हुए हैं। और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप भी लगाया था कि केवल ब्रांडिंग हो रही है, विज्ञापन से पैसे नहीं आते हैं, तो इस तरह की तमाम बातें हैं। लेकिन देखिए, आज जब समापन सत्र था उसमें 3 बड़े अनाउंसमेंट किए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि अगर हम इसको देखें धरातल पे अगर ये अमल हो जाता है तो ये बहुत रेवोल्यूशनरी होगा। पहला कि जो स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो ज़मीन खरीदते हैं तो वो बिल्डिंग नहीं बना पाते हैं, उसके बाद अपना काम कैसे शुरू करें। तो इन्होंने ये पॉलिसी करी है कि आप आइए, किराए पे चीज़ें लीजिए और शुरू कर दीजिए अपने स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स के लिए। और एक बहुत बड़ा फैसला जो शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार ने लिया है वो ये है कि जब आप इंडस्ट्रियल एरिया में आपने ज़मीन अगर ले ली है, खरीद ली है, तो उसके बाद आपको कोई भी परमिशन के लिए भटकना नहीं है। आप काम शुरू कर दीजिए, रूल्स और रेगुलेशंस आप पता कर लीजिए और काम शुरू कर दीजिए। आपको कहीं कोई परमिशन लेने जाने की जरूरत नहीं। ये एक बहुत बड़ा कदम है। और दूसरा, 3 साल तक जब कोई भी उद्योग, कोई भी इन्वेस्टर आएगा और वो अपना काम शुरू करेगा, 3 साल तक कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होगा। इस तरह के जो ये इन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद और जिस तरह से प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, उसमें जिस तरह के जो लोग आए थे, हमारी जब बात हो रही थी तो सबके अंदर ये इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी कि हम अब वापस अपने कंट्री को कुछ दें। और उसके जस्ट बाद ये GIS समिट हुई है। तो और जिस तरह से जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा, जिन लोगों ने उन्होंने लगातार 1-to-1 मुलाकात की है, डेलीगेट से की है, उद्योगपतियों से की है, और जिन लोगों ने भी इंटरेस्ट जाहिर किया, इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की है, उन्होंने कहा है कि हम उनको कंटिन्यूस फॉलो अप करते रहेंगे और सिंगल विंडो सिस्टम रहेगा। तो बहुत सरल करने की कोशिश की गई है इन्वेस्टमेंट जो है पॉलिसी को। जिस तरह से इंदौर को शोकेस किया गया है, जिस तरह से मध्य प्रदेश को शोकेस किया गया है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट आए। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टर्स क्या ढूंढते हैं? एक अच्छा एनवायरनमेंट ढूंढते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम ढूंढते हैं, हैरेसमेंट नहीं हो, ज़्यादा उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनको तंग ना करें, परमिशंस ना हो। तो ये सारी चीज़ों को जब सरल कर दिया गया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होगा, ये एक क्वेश्चन मार्क। अब ये कितना एक्शन में तब्दील होता है ये देखने होगा हमें आने वाले समय में। क्योंकि अभी जिस तरह से जो इन्वेस्टमेंट की बात की है मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कहा है लगभग 15 लाख करोड़, 15,542 करोड़ का इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है अलग अलग क्षेत्रों में। और वो कह रहे हैं कि हम लगातार इस चीज़ को फॉलो अप करते रहेंगे। हमारी बात हुई थी, एक सिंगापुर से डेलीगेशन आया था जो कि मध्य प्रदेश के ही प्रवासी हैं, जबलपुर के हैं। तो उन्होंने कहा मैंने खुद 4 प्रपोजल दिए हैं 500 करोड़ के, और बोले जैसे ही जैसे शुरू होगा मैं करता जाऊंगा, 1 से 3 साल के अंदर मैं 500 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा। तो ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर्स नहीं है, सीरियस नहीं है। वो उनके पास 4 प्रपोजल थे, 500 करोड़ का उनका बजट है। और उन्होंने कहा हमारी मुख्यमंत्री से बहुत अच्छी मुलाकात हुई, हमने उनको सारे प्रपोजल्स दे दिए हैं और फटाफट अगर हमारे पास जैसे ही ग्रीन सिग्नल आता जाएगा हम अपना काम करते जाएंगे। जी जी जी, जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता जी आपको सारी जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से
आप नज़र बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं अभिषेक मोदी जी। मोदी साहब, जो आया है 15,42,514 करोड़ रुपए का कि इतना निवेश आएगा, MOU हुए हैं। मोदी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। जी, ये क्या टोटल प्रोजेक्ट का ये काउंट किया गया है या शुरुआत का किया गया है, या आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में इतना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा? ये इसका गणित क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। सर, मैं बताना चाहूंगा जी। कि जो MOU होते हैं वो MOU ऐसे होते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। जी तो जब हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो उसकी एक कॉस्ट एस्टिमेटेड करते हैं। जी सपोज करिए कि मेरे को राइस मिल लानी है। जी जी अगर वो राइस मिल में ला रहा हूँ तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, जी। उस कैपेसिटी के हिसाब से आई अज्यूम कि मेरे को अगर किस एरिया में लानी है उस हिसाब से उसकी प्लांट एंड मशीनरी पे क्या एक्सपेंडिचर आएगा, लैंड पे क्या एक्सपेंडिचर आएगा, प्लस उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और उसको रन करने के लिए क्या कॉस्टिंग आएगी, उसको हम प्रोजेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। जी तो वो जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो पहले एस्टिमेशन की जाती है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। जी तो जो ये MOUs भी जो हुए हैं सर, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट के बेसिस पे हुए हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि हम कितनी, अगर इलेक्ट्रिसिटी में है तो कितने मेगावाट का प्लांट आ रहा है, सोलर में है तो कितना मेगावाट का आ रहा है, अगर हम आयरन और स्टील में आ रहे हैं तो कितने टन का प्लांट आ रहा है, उसमें डिपेंड करता है। जी तो जो कॉस्ट है वो वैसे डिटरमाइन होती है सर। और जी। वो ऐसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आज मैंने बोला कि मैं 15,500 करोड़ रुपए हमारे वहाँ का हमने MOU किया है तो कल से आना शुरू हो जाएगा। इट वुड बी कम्स इन द ट्रांचेस, मतलब टुकड़े टुकड़ों में इतना इन्वेस्टमेंट हमारे पास आएगा। माने जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, माने कोई भी अगर प्लांट लगाया जाता है तो प्लांट लग गया और चालू हो गया, ये वहां तक का एस्टिमेट है ये। जी सर। उसके बाद का मतलब फिर सर, और आज हम कोई फैक्ट्री चालू करेंगे जी। तो जैसे मैंने आज कोई फैक्ट्री चालू करी, मैंने प्लान करा कि मुझे सपोज करिए एक प्लांट लगाना है। अब मैं प्लांट लगाने के लिए शुरू करूंगा तो पहले मैं असर्टन करूंगा कि मेरे पास जमीन क्या है, कहां पर, फिर उसकी फैक्ट्री की कॉस्ट, जो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट आती है, फिर मशीनरी की कॉस्ट, फिर मशीनरी की कॉस्ट के बाद उसकी एग्जीक्यूशन की कॉस्ट, जी। वो सब डिटरमाइन करके उसको प्रोजेक्टेड कॉस्ट बोलते जी। हैं। वो कॉस्ट का MOU साइन होता है। जी। चलिए, तो मेरा इन्वेस्टमेंट तो सर टुकड़ों में ही आएगा ना, पहले दिन से मैं उतना पैसा तो लगा नहीं दूंगा। जी जी। चलिए, हमारे साथ देख लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्र जी हैं। मिश्र जी, मध्य प्रदेश में अगर इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो आपको बधाई देना चाहिए शिवराज सरकार को। त्रिपाठी जी, जितनी इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, अगर जी। इन्वेस्टमेंट इतना आता है तो बधाई तो देना चाहिए। जी सवाल ये उठता है कि आज हम इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार कितने हैं। आज इन्वेस्टर्स जो आ रहा है जी उसके लिए हमने स्ट्रेटेजी क्या बनाई। खाली भाषण देने से इन्वेस्टमेंट नहीं आता। जी आपको जमीन के क्लस्टर्स बनाने होंगे, उनको जो अलॉट करने के लिए एक तैयार पोजीशन में होगी, जहां सड़क बिजली पानी एकदम रेडी होगा, जहां एक साइट ऑफिस गवर्नमेंट की तरफ से होगा, जहां ईमानदार अफसरों की टीम होगी जिन्हें स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे कि साइट विजिट कराइए और सिंगल विंडो प्रणाली के तहत इनकी आने वाली समस्याओं को चिन्हित करिए, लिस्टेड करिए और हमारे पास भेजिए। दूसरी टीम उनके निराकरण की दिशा में काम करने के लिए रेडी खड़ी होगी। तब कहीं जाकर के इन्वेस्टर मूड बनाता है। जी मध्य प्रदेश के हालात ये हैं कि पिछली 5-6 इन्वेस्टमेंट मीट हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब दे कि कितने MOU साइन हुए थे और कितना पैसा धरातल पर आया। जी। त्रिपाठी जी, यही सबसे बड़ा संकट है। एक साख होती है, एक छवि होती है। आपने कह दिया कूनो आइए, मांडू आइए, जहां उंगली रख देंगे वहां हम आपको जमीन दे देंगे। नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सरकारी स्तर पर एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और ये सब चीज़ें जो मैंने गिनाई, देखिए कर्नाटक में भी हुआ है, तमिलनाडु में भी हुआ है, वहाँ पर इसके लिए गलीचा बिछा के रखा जाता है, तब कहीं जाके इन्वेस्टमेंट आता है। त्रिपाठी जी, बहुत मेहनत करना पड़ती है, अपने सारे संसाधनों को बताना पड़ता है। आज आपको सबसे पहले तो अपने मंत्रियों के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, मंत्री और ब्यूरोक्रेसी में जो विरोध दिख रहा है, इसको दूर करना पड़ेगा। 2017 में ग्लोबल स्मार्ट पार्क शुरू होना था, जी। आज तक नहीं कर पाए।
बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। 2017 की जो आपकी डेडलाइन थी, आज 23 में भी जाकर के आप ये कह रहे हैं बहुत जल्दी शुरू करेंगे, बहुत जल्दी शुरू करूंगे। इसको देखता है इन्वेस्टर एक एक पैसे को बड़े फूंक के लगाता है। इन्वेस्टर कभी भी अपने पैसे को जाया होते नहीं दे करना चाहता। आज आपने सारडी जैसा जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था उसकी हालत क्या की, वो ये भी देखता है कि आप कितने गंभीर है। सारडी का प्रोजेक्ट लुट गया पूरा का पूरा, आज वहाँ पर सिर्फ कवाड़ खड़ा है। सारडी का पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश की शान हुआ करता था त्रिपाठी जी। क्या आपने उसको सजो के रखा? क्या आपने उसमें जो 5-6 पावर की मशीन्स, पावर के प्रोजेक्ट थे उनको और बढ़ाया? नहीं, आपने सारा का सारा कबाड़े में तब्दील कर दिया। इसके बाद आप ये कह रहे हैं नहीं इन्वेस्टर। देखिए, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, ये बाकी चीज़ें तो मोदी जी और दूसरे एक्सपर्ट बताएंगे। मुझे तो ये लगता है कि एक राजा ने एक गाने वाले को बुलाया और उससे कहा गाना गाओ। उसने गाना सुनाया, उन्होंने कहा इसको एक गाँव दान में दे दो। दूसरा गाना सुनाया, उसने दूसरा गाँव भी दे दिया। जब उसको गाँव नहीं मिला, वो फिर से आया कि राजा साहब कुछ नहीं मिला। राजा साहब ने कहा तुमने गाना गाया, मेरे कानों से मजा आया, मैंने आपको दान में दिया, आपको भी बड़ा मजा आया। ये कहानी चल रही है क्योंकि पिछली 5 इन्वेस्टर मीट का हम सवाल पूछ रहे हैं कितना एमओयू साइन हुआ और कितना धरातल पे पैसा आया। सरकार बताने को तैयार नहीं और कहते हैं कि अब की बार कुछ नया। ये सिंगल विंडो प्रणाली की बात कर रहे हैं। सिंगल विंडो प्रणाली पिछली वो पहली इन्वेस्टर मीट हुई थी, जब ये तय करना था, जब इनको चिन्हित करना था, तब कहीं जाकर अब कह रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था इसके पहले आपके दूसरे चैनल पे कहीं वो ये कह रहे थे कि धीरे धीरे सीखेंगे। 6 इन्वेस्टर मीट हो गई, आप अब सीखने की बात कर रहे हैं। तो परिणाम कब आएगा इस मध्य प्रदेश पे, ये समझ में नहीं आया। त्रिपाठी जी आप ये बताइए, आज मध्य प्रदेश में 7.5-8 करोड़ के करीब की आबादी है जी। 1,15,29,766 परिवारों को आपने बीपीएल में कर दिया। और बीपीएल में ऐसे नहीं कि वो हो गए, हर साल आपके यहाँ बीपीएल के लोग बढ़ते जा रहे हैं। प्रगति हो रही है कि निश्चित तौर पर ये बताएंगे कि निश्चित बीपीएल की तरफ मध्य प्रदेश जा रहा है। हर साल बीपीएल के लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रगति को दिखाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। 3.5 लाख करोड़ के कर्ज में मध्य प्रदेश है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो दिखे, कहाँ लग रहा है पैसा, क्या हो रहा है, वो भी तो समझ में आना चाहिए। आप ये बताइए, आपने कहा लोकल फॉर वोकल, चाइना की सरकार से 4 गुना आयात कर लिया आपने, 4 गुना इंपोर्ट हो गया जब से आप लोकल वोकल की बात कर रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट चाइना में और कम हो गया। चाइना जिसको आप कहते हैं कि इसका बाइकआउट करना है, उससे आप सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के संदेश देना पड़ेंगे स्पष्ट रूप से, जब जाकर के मध्य प्रदेश की धरती पर इन्वेस्टमेंट आएगा। और हम तो स्वागत करेंगे और हम शुभकामनाएं देंगे सरकार को कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ला सके लाना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि आरोप लगाया, सवाल किया है बोंद्रिया जी से कि आप बताना चाहिए कि कितने इन्वेस्टर समिट आपने 6 कर डाली, कितने एमओयू हुए और कितने धरातल पे आए। सिंगल विंडो प्रणाली, मुझे लगता है कि इसके पहले ही उन्होंने कह दिया था मुख्यमंत्री जी, सिंगल विंडो प्रणाली होगी हमारे यहाँ उद्योग। आज भी उन्होंने आज की मीटिंग में भी कहा है सिंगल विंडो। इसके पहले भी समिट में बोल दिया था उन्होंने। और लेकिन आज जैसा मुक्ता जी ने अभी बताया कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, 3 साल तक कोई अनुमति नहीं, अगर इंडस्ट्रियल एरिया में आपने ज़मीन ली है, स्मॉल इंडस्ट्रीज वालों के लिए भी कई तरह की सुविधाएँ दी हैं। इस तरह तमाम उन्होंने सुविधाओं की घोषणा कर दी है। लेकिन बोंद्रिया जी सवाल उठे हैं तो उत्तर तो देना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो मैं तो उसकी बातें सब बताऊंगा ही। मुख्यमंत्री जी उत्तर दे रहे हैं लगातार, प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन हो या इन्वेस्टर समिट हो, मुख्यमंत्री जी उस बीच रहे हैं उन्होंने। और उनके साथ में सरकार के अन्य लोगों ने लगभग 2000 मीटिंग्स करी हैं, मतलब गवर्नमेंट और बिजनेस पर्सन्स की हुई हैं। तो उसमें उत्तर तो दिया है ना। जो समुचित लोग समुचित सवालों के साथ आए थे उनके उत्तर ही तो दिए, इसलिए तो ये समिट्स की गई हैं। अब जहाँ तक जितेंद्र जी की बात का सवाल है, देखिए जितेंद्र भाई कांग्रेस से है तो राजनीतिक आरोप लगाना बनता है, वो हम सुन भी लेते हैं, सवाल पूछना भी बनता है। लेकिन उन्होंने नहीं मैं वो बात नहीं, मैं बात कह रहा हूँ कि उन्होंने जो शुभकामनाएं दी उस हेतु साधुवाद जी, और सरकार उनकी शुभकामनाओं को सही ढंग से कृतार्थ करने में लगी हुई है। देखिए सवाल जो उन्होंने किया कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, तो उस मामले में बिल्कुल हमें बताना ही चाहिए जी। समिट में ही बताया गया कि कैसे कुल एमओयू कितने हुए थे, कितने निवेश की बात हुई, जैसे 15 लाख। देखिए त्रिपाठी साहब दो बातें हैं, एमओयू कितने हुए, कितना इन्वेस्टमेंट आया, ये कितना इन्वेस्टमेंट आया ये महत्वपूर्ण है। हाँ, मुख्यमंत्री ने क्या कहा, मुख्यमंत्री जी ने देखिए 20 लाख करोड़ के लगभग का
इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में गत 15 सालों में हुआ, यही मुख्यमंत्री जी ने समिट में भी बताया है, बड़ा स्पेसिफिकली 20 लाख करोड़। हाँ जी हुआ है। अब जितेंद्र भाई, जितेंद्र अब जी, आप आऊंगा कहेंगे मैं। कि साहब क्या फायदा हुआ, अब उसका देखिए ना फायदा क्या हुआ। आप कह रहे थे बीपीएल के इतने उतने हो गए, अरे भाई हमारा पर कैपिटा इनकम ऑन एन एवरेज 1,30,000 हुआ है। मध्य प्रदेश का जीडीपी जो है वो 4.5-5% है हिंदुस्तान के जीडीपी का। तो हमारी जनसंख्या के मान में भी आप देख लीजिए, हम उस पे एवरेज से अबव जाते हैं। 20% हमारा ग्रोथ रेट है। तो फिर बताइए ना, आप आंकड़े खुद बताते हैं कि मध्य प्रदेश कैसे इंडस्ट्री को अपनी तरफ आकर्षित कर सका है और इंडस्ट्री ने यहाँ पे मध्य प्रदेश को कैसे लाभान्वित किया हुआ है। जी। अब देखिए दो बातें और हैं। अब जितेंद्र भाई कह रहे थे सारणी का कोई पावर प्लांट, अरे आप ओवरऑल देखिए हमारी 25,000 मेगावाट की अगर अब बिजली डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी हो गई है, अगर हमारे नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स आप देखें कि उसमें हमारे 3 गुना इजाफा हो गया है, तो ये बताता है कि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और ये हमें ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है। ग्रोथ के आंकड़े इसे प्रतिपादित करते हैं। आप एक बात और कह रहे थे कि क्या सिस्टम, ये अच्छी बात कही, सकारात्मक बात कि भाई इंडस्ट्री को इनवाइट करना और इंडस्ट्री को वहाँ पे जमने देना, इसके लिए एक स्ट्रेटेजी चाहिए। यही स्ट्रेटेजी तो प्रस्तुत की जा रही है और लोगों से डिस्कस की जा रही है समिट में साहब, कि उन्हें क्या स्ट्रेटेजी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने क्या बात कही, त्रिपाठी साहब एक बात खास आप बांध रहे हैं कि जो MOUs हो गए इन्वेस्टमेंट को लेके, मैं केवल उसकी बात नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भाई जिनने नहीं किया है हम तो उनके पीछे भी पड़ेंगे। आज वो हिम्मत नहीं कर पाए, आज वो आंकड़ा नहीं बता पाए हो कि मैं 200 की इंडस्ट्री लगाऊंगा, 400 करोड़ की लगाऊंगा या 2 करोड़ की लगाऊंगा, लेकिन हम उनके भी साथ चलेंगे और वो भी इंडस्ट्री लगा सकें। जिन्होंने वादा किया है उनसे तो हम मुखातिब होते ही रहेंगे, उनको फॉलो अप करेंगे ही करेंगे। लेकिन जी। जो आंकड़े हैं, जो कि इतना निवेश आने का प्रस्ताव आया जो पिछले 6 उसमें, उस पे आया कितना, वो प्रतिशत बहुत कम है। मैं क्या कह रहा हूं, दो बातें। जिस दिन जो समिट हुई उसको हमने कंपाइल जब किया, वहां पे समराइज किया, तो एक आंकड़ा आता है। इसके बाद में डेफिनेटली कितना प्रयास हम भी कर पाते हैं, मतलब मध्य प्रदेश भी कर पाता है और इंडस्ट्री लगाने वाला व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का हो या बाहर का हो, वो भी कितना कर पाता है। दोनों देखिए, इसमें मध्य प्रदेश के भी लोग हैं और बाहर के भी लोग हैं, राष्ट्र के भी हैं और राष्ट्र के बाहर के भी हैं, वो कितना कर पाते हैं। ये तो इंटरडिपेंडेंसी है ना, दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं तब काम खड़ा होता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि मुख्यमंत्री जी ये बात भी कह रहे हैं कि जिन्होंने अभी MOU नहीं किए हैं, जिन्होंने इंटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं हमारे साथ में साइन किए हैं, उनके पीछे भी हम लगेंगे, क्योंकि वो यहाँ आए हैं, उन्होंने कुछ इंटेंशन दिखाया है, हम फॉलो अप करेंगे तो वो भी लगेंगे। वो स्ट्रेटेजी वाइज लैंड पूल हमारे पास है साहब, अगर 130 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया, 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा का इंडस्ट्रियल लैंड पूल हमारे पास तैयार है, मतलब कैटेगराइज इंडस्ट्रियल यूजेस की लैंड है, तो ये हमारा एक बड़ा असेट है ना, हमने लैंड क्लस्टर बनाया है। इसके बाद में आप देख लीजिए IT पार्क है, फूड पार्क है, डिफरेंट बनाए। जहां तक सिंगल विंडो का सवाल है, जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बड़ी बात है, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एरिया में आप जाइए और आप कोई भी इंडस्ट्री लगा लीजिए, उसमें आपको कोई अनुमति नहीं चाहिए। मान के चला जाएगा कि आप जो यहाँ विद्यमान करोगे एज पर कानून कर रहे होगे और उसको बाद में निरीक्षण करेंगे 3 साल बाद। मुझे लगता है यही तो एक रुकावट होती थी, हर्डल्स हो सकती थी जो शुरुआत के पैचेस में आती है, वो ओवरकम की जा रही है। अब उसके लिए देखिए, ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन जाता हो। जितेंद्र भाई देखिए, आपने कहा ना, हाँ बिल्कुल 18 सालों में तो बन सकता बिल्कुल बिल्कुल बना ना, तो बना ना। देखिए उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ा, सिस्टमेटाइज करना पड़ा, वैसे कोड्स बनाने पड़े, तब बनता है भाई। 18 सालों में भी अगर आप हिंदुस्तान का इतिहास बहुत पुराना है, आप 18 साल की क्यों बात केवल कर रहे हैं? त्रिपाठी जी, मैं चैनल पे देख रहा था, किसी में 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार व्यक्ति उस इन्वेस्टर मीट में रो रहा था कि हमें सुविधाएं नहीं मिल रही है, हमारा 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार था। ये आपको मालूम चलेगा। नहीं, क्या सुविधा नहीं मिल रही? 20 लाख क्या सुविधा नहीं, पर्टिकुलरली 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, सुविधा क्या नहीं मिल रही सर? ये महत्वपूर्ण है। ये तो उसने टीवी चैनल पे बताया ना। देखिए, आप देखिए, आप सुनिए, आप मोदी जी स्पष्ट करेंगे
कि 20 लाख इसी की करोड़ तो रुपए का चर्चा वहाँ हो रही है, इन्वेस्टमेंट, सर। देखिए 20 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मोदी जी बताएंगे मध्य प्रदेश में कहाँ दिख रहा है उनको, एक चीज। दूसरी चीज मुझे ये बताइए कि आपकी सरकार लगातार बीपीएल में नाम बढ़ाती जा रही है। 4 करोड़ 89 लाख लोगों को 7.5-8 करोड़ में से आपने राशन बांटा है, तो क्या आप अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि ये सरकार के विरोध में जाती है बात? ये सब चीजों को समाज में संभालना। विकास जी आपसे उत्तर ले लेंगे, हमारे साथ संत प्रकाश जी काफी फिगर देर पे से मैं बोल दूं, जिन्हें- 4 करोड़ केवल बीपीएल वाले नहीं है, 23 तरह की 70% कैटेगरी से। आबादी विकास जी सुनिए ना, गरीबी सर, रेखा सर, के सर, नीचे सर, आपने सर, कर नहीं, दी है। ऐसा नहीं। नहीं, अरे, जिनको अरे, राशन आप क्या दिया आंकड़े जा बता रहा रहे हैं? है उसमें 23 कैटेगरी के लोग हैं। नहीं, आज अगर मध्य उसमें प्रदेश 23 नहीं, कैटेगरी देखिए, के लोग हैं, नहीं, नहीं, केवल बीपीएल एक कैटेगरी है। मेरा ये उसमें। कहना है कि आप अगर राशन दे रहे हैं मध्य, आपने 1,35,000 पर कैपिटा इनकम की बात की है, तो जरूरत नहीं पड़ना थी। बीपीएल से एपीएल की तरफ मध्य प्रदेश को जाना था। मध्य प्रदेश बीपीएल की तरफ जा रहा है। हर साल बीपीएल के लोगों की संख्या बढ़ रही है। ये आपकी प्रगति बता रहा है, कि ये बीपीएल आपका के विकास अलावा भी बता रहा है। 22 तरह की कैटेगरीज नहीं, है देखिए, जिसमें राशन दिया मन जा को रहा है। समझाने के लिए ना, मन कोई को भी क्यों आप बात समझाना कर है? सकते हैं। मन को क्यों हकीकत ये समझाना है है? कि मध्य प्रदेश बीपीएल की तरफ जा रहा है, तभी हर साल आंकड़े बढ़ रहे हैं। चलिए विकास जी 1,30,000 का पर कैपिटा इनकम बताइए आप। 3.5 लाख Growth करोड़ rate के कर्ज बताइए में आप, मध्य प्रदेश है। 20%। फिर 3.5 लाख करोड़ के ऊपर से कर्ज में मध्य प्रदेश है। चलिए देखिए, जितेंद्र जी कर्जे विकास जी का आ रहे हैं तो- आपके पास। अरे आपके पास साहब आ रहे हैं। 20,000 करोड़ का विकास कर्जा जी एक मिनट 15 महीने में ले लिया सर था प्रकाश जी कमलनाथ आपने जी ने। भी इस पूरे मुद्दे में बहुत वर्क किया है, बहुत गहराई से इसकी छानबीन की है। हम आपसे इसमें विशेष टिप्पणी चाहेंगे कि ये 15,42 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है। क्या आपको लगता है ये निवेश आ जाएगा, और आ जाएगा तो मध्य प्रदेश की स्थिति फिर क्या होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है जी त्रिपाठी जी। देखिए, ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जी था, थोड़ा ये पिछले से हटके तो दिखा है। जी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये प्रयास किया, क्योंकि ये उस दौरान हो रहा है जब मध्य प्रदेश इलेक्शंस के मुहाने पर खड़ा है। जी हालांकि जब मुहाने पर होता है तो घोषणाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन उन्होंने जो स्टेप लिए हैं, आपने ध्यान दिया हो त्रिपाठी जी, मैंने आपके साथ पिछला जो डिबेट हुआ था जब आप प्रवासी भारतीय दिवस के ऊपर किया था, उसमें इन्वेस्टमेंट की भी बात हुई थी। मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश में वो एनवायरमेंट नहीं है, कॉर्पोरेट स्टाइल का काम होना चाहिए। जैसा कि आपने उसके तुरंत बाद सीएम ने कहा कि आई विल बी वर्क एज ए सीओ फॉर मध्य प्रदेश। तो आपने देखा कि वो सीओ की तरह, यानी कॉर्पोरेट स्टाइल में स्टेट गवर्नमेंट आ गई है। बड़ा स्टेप। दूसरा, उन्होंने कहा कि अभी जो चर्चा इसकी चली है कि उन्होंने कहा कि रियल सिंगल विंडो, अभी तक जो सिंगल विंडोज थी वो क्या थी, यानी कि वो फिजिबल नहीं थी, उनमें कहीं ना कहीं कोई कमियां थी जिसके कारण इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। लेकिन जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं बात तो ये एक आउटलाइन देता है कि ये प्लान बताता है कि इतना प्लान हमारा है, इतना इन्वेस्टमेंट प्रदेश में होगा। इसका मतलब ये नहीं, ये तो जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के साथ अपना प्लान प्रस्तुत किया है कि हम इस मार्फत से ऐसा इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो स्टेट को आ गया है, स्टेट को आया नहीं है। वो तो तब आएगा जब हम उनको उनके पीछे परस्यू करेंगे उन चीजों को। अगर वो आता है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश एक डेवलपिंग स्टेट तो है ही, डेवलप्ड स्टेट की तरफ बढ़ेगा, नो डाउट। लेकिन हमेशा कोई भी अच्छी चीज या जो नई चीज होती है उसके साथ उसका इतिहास भी कभी पीछा नहीं छोड़ता है। पिछले जो 6 समिट्स हुए हैं, क्या उनके दौरान जो चीजें हुई उससे मध्य प्रदेश को कितना बेनिफिट मिला? लेकिन देखो त्रिपाठी जी, पॉजिटिव होना चाहिए। कभी ये मत सोचो कि जो चीज हो रही है क्या वो पूरी की पूरी फुलफिल होती है। मैं नहीं मानता, कुछ ना कुछ तो कमियां रहती हैं। लेकिन अगर कुछ हद तक भी मध्य प्रदेश को इन्वेस्टमेंट मिलता है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो रोजगार की स्थिति, कि इसमें एक बात और उन्होंने कही है, हालांकि ये घोषणा भी हो सकती है एक तरीके से, तो उन्होंने कहा कि 29 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा अगर ये इन्वेस्टमेंट आता है, ये इंडस्ट्री लगेगी तो इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। एक बहुत अच्छी चीज कही है, प्लग एंड प्ले। जैसे हम आपके स्टूडियो में गए हो, हमको अपना मोबाइल लैपटॉप चलाना है तो हमने आपके यहां से करंट ले लिया, ये वही स्टाइल है कहीं ना कहीं। उन्होंने ये कह दिया प्लग एंड प्ले, यानी कि हम आपको सेट देंगे, आप अपना काम करिए और काम करके प्ले चालू हो जाइए। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये जो नए स्टाइल का काम है उसकी तरफ उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। लेकिन
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जैसे कि कांग्रेस आरोप लगाती है कि घोषणा भी है, क्या ये जो चीजें उन्होंने कहा कि कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, लैंड आपको केवल कुछ ही चीजों पर 24 घंटे के अंदर लैंड उपलब्ध करा दी जाएगी, ये बड़ी घोषणा है। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो ब्यूरोक्रेट है, क्या वो सीएम शिवराज की तरह घोषणा के बाद सीईओ की तरह या कॉर्पोरेट ऑफिशियल्स की तरह काम कर पाएगा, इस पर बड़ा सवाल है। घोषणाएं अलग चीजें, एग्जीक्यूशन अलग चीजें, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी में रमा है, उस रमे हुए को हटाना एकदम एक बड़ा है, ये क्रांतिकारी कदम है। लेकिन ये मुझे संभव नहीं लगता कि मध्य प्रदेश एकदम इतना बदल जाएगा, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है। लेकिन इसमें एक चीज बहुत अच्छी है, पीएम ने मध्य प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक जो ताकत दी है वो सीएम शिवराज को दी। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश की कई सेक्टर्स की उन्हें तारीफ करने के साथ मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को एक चीज बहुत अच्छी कही, ट्रांसपेरेंट है। ये कहीं ना कहीं उन्होंने पीसीएम की जो सरकार है, उनकी गवर्नेंस है, उस गवर्नेंस को रिकॉग्नाइज किया है। साथ ही कहीं ना कहीं जो स्पेकुलेशन चलते रहते हैं कि उनकी स्थिति सेंट्रल लेवल पर कुछ वीक हो रही है, कहीं ना कहीं इस चीज ने उनको बहुत मजबूती दी है। और अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़े ये इन्वेस्टर समिट के कुछ चीजें, तो ये मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव के लिए, बीजेपी लीड गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा स्टेप साबित हो सकता है। जी जी जी, सुलेरा साहब, आपने इसके पहले भी इन्वेस्टर मीट देखी हैं, आप खुद इंदौर में हैं, इंदौर में बहुत गहराई से आपने देखा है, दोनों में क्या अंतर पाते हैं इसके पहले वाली इन्वेस्टर मीट में और अब अभी इंदौर में जो हुई है? बढ़िया, नमस्कार जी नमस्कार। देखिए जो इन्वेस्टमेंट मीट अभी जो चल रही है और जो पुरानी पूर्ववत जो 5 इन्वेस्टमेंट मीट हुई है जी, देखिए नेतृत्व का एक कमाल है। अगर राजनीति के हिसाब से देखें, वैश्विक रूप से मोदी जी एक नेता स्थापित हुए हैं और उसी के तहत ही भाजपा आगे चल रही है जी। तो उनका वर्चुअल रूप से उद्घाटन करना, 1 दिन पहले 2 दिन पहले उस मीट में आना, ये सारी चीजें राजनीति प्रेरित हैं। और दूसरी बात जो अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि जिस तरह से राजनीति की जो अभी जो सेमीफाइनल होने वाला है 9 राज्यों का जी, तो उन 9 राज्यों के कारण ही ये एक होमवर्क हो रहा है। अभी बजट सत्र आएगा, बजट सत्र में ये लोग अपना इकोनॉमी का फोरम रखेंगे, लगभग अनुमानित बजट का गणना करेंगे। ये तो सरकार ये मान चुकी है कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है और जो 5 साल में जो काम नहीं किया सरकार ने, मतलब जो कोरोना के टाइम पे भी रह गया और नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां तो नहीं दे सकते, तो अभी जो विभिन्न उपक्रमों में नौकरियां निकाली जा रही हैं। तो ये लोग तो राजनीति पार्टियां हैं, तो राजनीति हिसाब से सब कुछ करते हैं निश्चित रूप से। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही है कि अजब गजब और सजग जी, तो जो सजग का पहलू उन्होंने जो जोड़ा है मध्य प्रदेश के साथ, और जो गवर्नमेंट को उन्होंने उसकी गवर्नेंस बॉडी को भी बधाई का, मोदी जी ने जो पीठ थपथपाई है और उसका जो उनका कहना है, मतलब उनको फ्री हैंड देने का, और दूसरा जो शिवराज जी जो फ्री स्टाइल तरीके से जो बोलना, उनका जो कहना, तो वहां पे जो अभी जो इन्वेस्टर जो भारत के मूल रूप से इन्वेस्टर अडानी, अंबानी और जिस तरह से और भी गोदरेज के जो इन्वेस्टर आए फूड प्रोसेसिंग वगैरह में, एनर्जी में, काफी कुछ में उनके प्रावधान गए, उनकी चर्चाएं हुई। उसमें एमयू भी लगभग 16,000 करोड़ रुपए का लगभग अंदाजा है कि उनके इन्वेस्ट होंगे। अब ये मूल रूप से धरातल पे कहाँ तक समाहित कर पाते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो अभी मुख्य वक्ताओं ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी जो यहाँ पे है, पॉलिटिकल विल पावर होना चाहिए, तो ये मुझे तो ये लगता है कि जो मोदी जी का जो दिशा निर्देश क्षमता है कि जो हिंदी बेल्ट में जहाँ पे मध्य प्रदेश में भाजपा ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में अपनी को पाती है, और अभी जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो कांग्रेस के अंदर भी अपनी आईसीयू से बढ़िया बैठ पे आ गई है, निकल के आ गई है, और वो अपने उनके कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, तो ये इलेक्शन का प्रभाव तो पड़ेगा, जिसके कारण जनता को भी कुछ फायदा होगा। और इसके कारण क्या है कि जो मुख्य जो ये योजनाएं हो रही हैं, जो एमयू हो रहे हैं, अब ये धरातल पर कितने सार्थक होते हैं ये तो देखना ही पड़ेगा अपन को, क्योंकि ये सिर्फ 2 दिन की इवेंट होके न रह पाए। क्योंकि एक फिल्म का जब फिल्म देखने जाते हैं और फिल्म में अभिनय देखते हैं और लोगों का देखने के बाद दर्शक निकलता है और यही सोचता है कि मैं अभिनेता की तरह हूँ,
तो यही अभी जनता को लग रहा है, लेकिन जो पुराना जो अनुभव है वो पीछे नहीं छोड़ता है। तो इसलिए निश्चित रूप से इनको वर्क पावर करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। और बहुत अच्छी चीजें, 2-3 चीजें तो बहुत अच्छी कही है, जो राजनीति प्रेरित भी है और ब्यूरोक्रेसी को भी कहने वाली है। उन्होंने कहा कि कहीं पे भी हाथ रख लीजिए, लैंड हम 24 घंटे के अंदर देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में खनिज, भौतिक संपदा, इसमें कोई वो नहीं है कि बहुत रिच है, और निश्चित रूप से इन्वेस्टर उसके लिए तैयार होंगे। और क्योंकि मैन पावर भी है, सस्ते रूप में मैन पावर भी मिलेगा, इन्वेस्टर भी है, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन अब ये मुख्य रूप से है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कहाँ तक आ पाती। बिल्कुल सही तो बात। अभी तक तो गुलचा बहुत जोरदार है। अब देखिए उसका प्रभाव, रंग किस तरह से होता है, ये आगे देखना पड़ेगा। जी, टेलर है, फिल्म कैसी होगी बात की बात है। अभिषेक जी, एक बार फिर आपकी तरफ आ रहे हैं। ये जैसा कि कहा, मध्य प्रदेश अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ है। मालवा निवाड़ की तरफ कहते हैं कि ज़्यादा रिच हैं वहाँ के लोग, वहाँ की पर व्यक्ति जो इनकम है वो जो चंबल का एरिया है, पिछड़ा एरिया है, रीवा तरफ का जो बुंदेलखंड का कुछ एरिया है, उनके अपेक्षा वहाँ की ज़्यादा है। जो हमारे पास आंकड़े हैं कि कहाँ इन्वेस्ट होगा, तो सबसे ज़्यादा सारे माने बुंदेलखंड को मिला लें, बघेलखंड को मिला लें, चंबल को मिला लें, तो भी मालवा निवाड़ में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उतना भी नहीं पहुँचता है। तो इसका क्या कारण मानते हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही मोदी साहब। हेलो। हाँ जी सर, सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा। जो बोला गया था कि कितने के एमओयू हुए और कितने के एमओयू का निवेश आया। जी सर, 2007 में 102 एमओयू हुए जी, 1 करोड़ 20 लाख का लक्ष्य था जी, और 17,311 करोड़ का निवेश आया जी, जिसमें 49,750 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला जी। 2010 में 107 एमओयू हुए, 2,35,000 करोड़ के एमओयू थे जी, जबकि एक्चुअल में जो निवेश आया वो आया 26,880 करोड़ का जी, और 25,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला जी। जो तीसरी समिट हुई थी 2012 में, उसमें हमारे 259 एमओयू हुए थे और 4,31,000 करोड़ का निवेश संबंधित था, जिसमें हमारे पास आया 31,530 करोड़ का। जी। तो जो चौथी समिट थी उसमें सर 3,160 एमओयू हुए और 49,272 करोड़ का निवेश आया। जी। जो आज तक की बात करें 2004 से 2022 तक, तो 2,22,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में हुआ है, जिसमें 2,91,835 से अधिक को रोजगार मिला। जी। तो वो जो क्वेश्चन चल रहा था, मैंने बोला उसका जवाब दिया जाए सर कि कितने एमओयू हुए और कितना निवेश आया। जी। मतलब एक चीज देखी जाए, 2004 से लेकर 2022 तक, मतलब 18 सालों में 2,22,004 करोड़ का निवेश हुआ है। जी। मध्य प्रदेश में जो एक टाइम पे किसी समय बीमारू प्रदेश कहलाता था। जी। एक दूसरा, मैं सत्य प्रकाश शर्मा साहब की बात से सहमत हूं कि ये जो सिंगल विंडो सिस्टम और ये सब चीजें बोली है, घोषणाएं तो हो गई है, पर ब्यूरोक्रेसी कितनी फॉलो करती है? क्योंकि सीएम साहब समिट में आके बोल तो देते हैं कि हम ऐसा कर देंगे जी, पर उसको धरातल में आने में ही सालों लग जाते हैं। जी। तो सर सबसे बड़ी परेशानी है कि जो बोला है वो हो जाए। अगर वो हो गया तो जो 15,500 करोड़ लाख का अभी एमओयू हुआ है, अगर उसका 25% भी निवेश हमारे वहां आ जाता है तो आज तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। जी। पूरे 18 साल को मिला लें उससे भी पूरे ज्यादा। 18 साल का अगर 20% निवेश भी आ जाता है तो पूरे 18 साल का सबसे बड़ा निवेश होगा। जी। तो सर कहने का मकसद ये है कि ये बोला है, अगर बोलने पे ये चीज पूरी हो जाए। सिंगल विंडो सिस्टम हमारे वहां कोई आज नहीं आया सर, 8 साल से, पर वो सिंगल विंडो सिस्टम पे काम नहीं होता, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती है। जी। आप एक पेपर लेके जाइए, उसमें क्वेश्चन इतने उठ जाते हैं कि आप काम ही नहीं कर पाते। जी। वो रही बात सर, अब इस बार वादे ज्यादा है, इरादे ज्यादा है, हो सकता है कि वो धरातल पे हो, बहुत अच्छी बात है। जी। आपका जो मेरे से सवाल था वो ये था कि मालवा अंचल में ज्यादा निवेश आया है बजाय कि
आसपास के एरिए पे। मध्य प्रदेश उसका की कारण आर्थिक ये है- राजधानी कही जाती है ना इंदौर। हाँ, तो जी। सर आप एक बात बताइए कि हमारे वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है ही कितने? जी अगर मैं आपसे अभी, ऐसे तो हमारे वहां पे 18 से 19 चिन्हित इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो अपने आप में बहुत क्षमताएं रखते हैं, पर अगर आप मध्य प्रदेश में बोलेंगे कि जो बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है तो आप 3 से ज्यादा के नाम नहीं ले पाएंगे मेरे पास। नहीं, 130 बता रहे हैं विकास जी, 130 है, पर जो सर विकसित है जी। मध्य प्रदेश में 3 ही ऐसे विकसित है, एक पीकमपुर, दूसरा आपका मंडीदीप जी। और तीसरा देवास के पास का इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री है। जी बाकी आप किसी से बोलोगे भी ना तो सर वो बोलेगा ठीक है वहां होगी कोई बड़ी कंपनी। मैं रीवा सतना छोड़ दिया है, वहां पर भी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बट मेरा ये कहना है कि सर ये क्यों अपवाद रहे हैं, क्यों इनको जोड़ा नहीं गया? आप मेरे को ये बताइए, मैं तो बहुत छोटी सी बात आपको बोलता हूँ कि एयर कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ से रीवा के लिए, दतिया के लिए। जी जब यहाँ पर कोई आएगा या किसी को जाना है तो 12 घंटे का ट्रेवल क्यों किया जाए? आप इस पे ध्यान दीजिए ना। जो छोटे छोटे एयर कार्गो के लिए बोला गया था वो 2007 में प्लान तैयार था, पर वो आज तक हो ही नहीं पाया। जी जी जी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी की। हम सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ द कंट्री पे बैठे हैं, हमारे वहां से बहुत इजी है सब कुछ। जी अगर ये चीज धरातल पे पूरी हो जाए तो सर मध्य प्रदेश से अच्छा कोई प्रदेश है ही नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने विकास जी। आपने जो सारी चीज़ें कही, जितेंद्र जी ने नहीं कही बल्कि अभिषेक मोदी जी ने आपने अभी भी कहा था कि 20 लाख करोड़ का इन्वेस्ट हो चुका है, उन्होंने उसमें 1 शून्य बढ़ा दिया, आपने 2 लाख करोड़ कही हुआ। जी से लगातार जो मोदी जी फिगर दे रहे थे वो केवल इंडस्ट्रियल समिट को रिव्यू कर रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ टोटल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट उतना हुआ है जो हमारे मध्य प्रदेश में गत सालों में। मैं अभी भी कह रहा हूँ, सीएम साहब ने यही बात कही है कि इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट समिट है ये तो एक हम लोगों को अपने शोकेस करते हैं जो मध्य प्रदेश का संसाधन है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है, यहाँ के जो लोग हैं, स्किल्ड मैन पावर है, उसका हम शोकेसिंग करते हैं। इसमें जो इंटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट साइन कर रहे हैं उनको भी हम फॉलो अप करेंगे और जो नहीं किए हैं उनको भी साहब हम फॉलो अप करेंगे। वहाँ भी उम्मीदें हैं मध्य प्रदेश के लिए। और जो बाकी आप वो शून्य की बात कह रहे हैं, एक बड़ा हुआ था, वो उसी कॉरिडोर से आता है। जिन्होंने साइन नहीं किया, जो मध्य प्रदेश को इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए ले जा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। अब देखिए 2 बातें, मोदी जी ने क्या बात कही, 3 बड़े इंडस्ट्रियल, अरे भाई भोपाल में ही 3 नहीं 5-7 तो भोपाल में ही है। गोविंदपुरा देख लीजिए, आप भोजपुर के पास का देख लीजिए जो भोपाल जिले में आता है बेसिकली। मोदी जी ने बहुत अच्छी बात नहीं, बैरसिया में भी है, बैरसिया में भी। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए बड़ा इंडस्ट्री का आना कितना रोजगार पैदा करता है और मिडिल और स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री या माइक्रो लेवल की इंडस्ट्री कितना रोजगार पैदा करती है, आप मैं मोदी जी सब समझते हैं कि इसमें संभावनाएं ज्यादा है। हमें सबकी ओर देखना है। रीवा में सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है जो दिल्ली तक हमें बिजली एक्सपोर्ट करने में मदद करता है। मेट्रो रेल वहीं के बिजली से चल रही ना, तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई कमी है। हमने फ्लाइट्स भी जगह जगह चालू किए। अब देखिए फ्लाइट्स का चलना तो उनकी पैसेंजर ऑक्यूपेंसी कितनी है उसके ऊपर लगा डिपेंडेबिलिटी भी रहती है ना। तो ये दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं भाई। सुविधाएं दी भी जा रही है और सुविधाएं निरंतर रहे, इसके लिए उतना पैसेंजर ट्रैफिक भी चाहिए। जितेंद्र जी, त्रिपाठी जी, अभी आपने सुना, मोदी जी को भी सुना, सत्यप्रकाश जी को भी सुना। जो सवाल मैंने खड़े किए थे मुझे लगता है सबने उनका समर्थन किया कि जो पिछली इन्वेस्टर मीट हुई थी उन जमीनों के अलॉटमेंट का क्या हुआ और उनके जो कैंसिलेशन के नोटिस भेजे जा रहे हैं वो क्यों भेजे जा रहे हैं, ये सवाल मेरा खड़ा है। देखिए बिल्कुल सामने एड्रेस किया ऐसे नहीं जितेंद्र भाई, किसी को जमीन दिए तो जमीन उठा के नहीं ले गया मध्य प्रदेश के बाहर। अगर वो नहीं इन्वेस्टमेंट कर पाएगा तो जमीन हमारी वापस मध्य प्रदेश के उस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के पास आ जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। जो बताया उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री फ्री स्टाइल में बोल रहे थे, बस यही है, मुख्यमंत्री जी फ्री स्टाइल में बोलते हैं और धरातल पर क्या दिखता है वो सवाल हम पूछते हैं। आप ये बताइए, ये जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट की मध्य प्रदेश में बात की गई वो झूठी साबित हुई कि नहीं हुई, एक चीज। दूसरी चीज आप बताइए, रियल सिंगल विंडो प्रणाली क्या होता है? क्या फ्रॉड सिंगल विंडो प्रणाली अभी तक चल रही थी?
अब कह रहे हैं नहीं साहब अब तो हम बिल्कुल सही करेंगे। हर बार सुधार की बात करते हैं, हर बार नई बात करते हैं, पुराने के जवाब क्यों नहीं मिलते? आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में आज आपने 3 इंडस्ट्री एरिया ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश में विकसित है। 135 की बात कर रहे हैं हम, छोड़ो मैं बता रहा हूँ। नहीं देखिए 100 आज मध्य प्रदेश में 135 के आप बात कर रहे हैं, देखिए जाके खेत के खेत पड़े वहां पर, जिसको आप इंडस्ट्री एरिया कह रहे हैं, जहां कनेक्टिविटी नहीं है। आप ये बताइए 135 के बजाय यदि 50 इन्वेस्टर क्लस्टर्स आप बना देते, जहां मैंने सबसे पहले कहा था बिजली सड़क पानी प्लस एक साइट ऑफिस आपके अधिकारियों का होता, तो आप बहुत कुछ सफलताएं हासिल कर लेते। आपकी इच्छा शक्ति भी तो पता चले कि आप केवल भाषण देने से, अगर उसने मांडू में रख दिया तो आप कहेंगे जमीन देते फिर रोड बनाएंगे फिर बिजली देंगे फिर पानी, तो प्लग एंड प्ले की जो बात की गई है, अगर ये होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा, और नहीं तो वही चीज जो पिछले इन्वेस्टमेंट पे हुआ है वो इस समिट में हुआ है वही होगा। त्रिपाठी जी कहीं कोई इन्वेस्टर मीट नहीं होने वाली, कहीं कोई इन्वेस्ट नहीं आने वाला, सिर्फ इसलिए कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है उस पैसे को लेने के लिए जो देने को बैठा है। फ्लाइट की बात की, फ्लाइट के लिए पैसेंजर होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे आज देखिए मध्य प्रदेश में त्रिपाठी जी आज पूर्वांचल का कितना आदमी रहता है, आज बिहार पटना जाने के लिए कितने लोग, आप एक बार फ्लाइट की कनेक्टिविटी देखिए, यूपी बिहार लखनऊ की फ्लाइट चला के देखिए कैसे पैसेंजर नहीं मिलेंगे। आगरा की फ्लाइट जाती है तो भोपाल से, आगरा से कोई लखनऊ बस से थोड़ी जाएगा, आपको सुविधाएं देना पड़ेगी। आज आपके पास में पैसेंजर मिलेंगे, लेकिन जब आप सिर्फ ये कह रहे हैं साहब इन्वेस्टमेंट आए तो कुछ आगे बढ़ाए, कहानी तो नहीं होगा। आपको सारी चीजें, और मैंने पहले कहा पारदर्शी प्रणाली रखना पड़ेगी। आपकी ब्यूरोक्रेसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और प्रमाणित हुए, आपने ही कहा है कि हमने इसकी जांच कराई है, वो जब तक सुधार नहीं होगा जब तक इन्वेस्टमेंट की उम्मीद नहीं। चल सत्यप्रकाश जी, इस पूरे मुद्दे पे आपकी संक्षिप्त टिप्पणी एक चाहिए, समय कम है। देखिए त्रिपाठी जी, जो प्रयास होते हैं, प्रयासों से कुछ तो आउटकम निकलता है जी। जैसा कि अभिषेक जी ने एक चीज कही कि अगर हम जितने भी इन्वेस्टर समिट हुए हैं उन सब में अगर देखते तो 15 से 20% जितने MOUs साइन हुए हैं उसका 15 से 20% लगभग मान के चल सकते, उसके बीच में ही आया है। तो ये तो मान के चले कि इस बार में भी कुछ ना कुछ प्रदेश को मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश में सफिशिएंट लैंड है फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, सफिशिएंट वाटर है, सफिशिएंट कल्चर है, तो फिर क्यों नहीं मध्य प्रदेश की सरकार के एफर्ट इतने मजबूत होते हैं कि कुछ नए इंडस्ट्रियल एरिया। लेकिन ब्यूरोक्रेसी की अड़ंगेबाजी भी है, ब्यूरोक्रेसी की अड़ंगेबाजी भी है। तभी तो वही तो कह रहा हूं कि पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कौन करता है, एग्जीक्यूट करने वाले तो वही लोग हैं। वो उन लोगों को सीओज बनाना पड़ेगा, तभी मध्य प्रदेश इस लाइन पर बढ़ पाएगा। इससे कहीं ना कहीं गुजरात से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, महाराष्ट्र से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में त्रिपाठी जी आपने बहुत जबरदस्त सवाल पूछा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सामाजिक सवाल है, जिसमें आपने कहा था कि मालवा और निमाड़ रीजन ही ऐसे क्यों है कि जहां पर इन्वेस्टमेंट आता है या वहां का पर कैपिटा इनकम लोगों का एज कंपेयर ज्यादा है दूसरे एरिया से। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण लोगों का सोच है, उनका थिंकिंग है, काम करने का, लोगों को वहां एनवायरमेंट है। आप ग्वालियर चंबल की बात करें, दिवानचल की बात करें या बुंदेलखंड की बात करें, वहां पर आदमी का सोच भी डेवलप करना पड़ेगा कि इन चीजों के आने से स्टेट को या आपके रीजन को क्या फायदा होगा। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार उस चीज में थोड़ा सा पीछे है। देखिए लैंड की कमी बुंदेलखंड में कहीं नहीं है, मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे रीजन है चंबल के जहां पर बिल्कुल भी नहीं है। आप वहां पर आगे बढ़ें, अगर उन जगह पर आप ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करें जिससे कि और ज्यादा इंडस्ट्री, जैसे मान लो कोई सेक्टर है जो सेक्टर मालवा निमाड़ में सरवाइव कर सकता है, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो वहां नहीं कर सकते हैं, तो वो दूसरी जगहों पर कर सकते हैं। तो ऐसे में जैसे मान लो चंबल का अपन बात करते हैं, चंबल में सरसों एक बड़ा उपलब्धि है, आप सरसों पर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं ना। अगर सरसों पर काम करें तो वो स्टेट की इकोनॉमी को बढ़ाएगा, यहाँ के लोगों को रोजगार देगा, जो चंबल में रोजगार की समस्या है। आप देखते हैं मिनरल्स में आपका रीजन रीवा रेवांचल कितना समृद्ध है, आप उस समृद्धि का फायदा उठाने के लिए वहां के लोगों के
सोच को बदलना पड़ेगा। उस सोच के लिए सरकार को प्रयास करने पड़ते हैं। जी। सोच ऐसे नहीं बदलता, सोच बदलने के लिए कुछ स्टेप लिए जाते हैं, वो स्टेप कहीं ना कहीं नहीं लिए जाते, जिसके कारण आपको मैं बड़े उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, टीकमगढ़ क्षेत्र में एक पृथ्वीपुर इलाका, वहां पर एक प्रतापपुरा, वहां एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बना था, मालनपुर बना था, बामोर बना था। ये वो एरिया थे जिनमें कभी लोग आने को डरते थे, लेकिन एक एनवायरमेंट डेवलप किया। आज हालात क्या है कि वहां लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि इंडस्ट्रीज भाग गए, अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके भागे। क्यों भागे? यहाँ का माहौल उनके लिए फेवरेबल नहीं रहा। जी, माहौल फेवरेबल बनने के लिए 7 पैरेलल स्टेप उठाने सर, पड़ेंगे। बिल्कुल। सरकार उनमें कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती दिखती है, जिसके कारण जी। इन्वेस्टमेंट जमीन पर नहीं दिख पाता है। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। विकास जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन समय नहीं है फिर। अच्छी बातें कही। जी, जैसे अब समय नहीं हर है। डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रोडक्ट बनाया गया है, तो वो इसी बेसिस पे कि सबको जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो जाए। जी, सरसों को लेके मुरैना में काम किया जा रहा है, वहाँ इंडस्ट्री आ रही है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका, जितेंद्र जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका, अभिषेक मोदी जी आपका और सुलेरे जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो 2 दिवसीय 7वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज समापन हो गया। इस समिट में देश विदेश से करीब 84 देशों के 431 इन्वेस्टर शामिल हुए। सभी उद्योगपतियों का सरकार ने भी भरपूर न केवल आवभगत की, बल्कि ज़्यादातर से खुद मुख्यमंत्री ने 1-to-1 चर्चा भी की। बहरहाल, ये तो रही समिट के आयोजन की बात। अब आगे मुद्दे की बात तो यह है कि अरबों रुपए के निवेश के प्रस्ताव तो आ गए, मगर धरातल में कितने उतरते हैं और प्रदेश में उद्योग स्थापित होने का श्री गणेश कब होता है। साथ ही देखने वाली बात यह भी है कि प्रदेश के कितने युवाओं को रोजगार मिलता है। जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।